नमस्कार। पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फिर डॉक्टर चतुरानंद ओझा जी हैं। आज हम बात करेंगे भारत में गैस संकट पे। मध्य एशिया में जब जब कोई वार हुई है, चाहे इराक ईरान का युद्ध हुआ हो, अमेरिका इराक का युद्ध हुआ हो, फिर इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा हो, जब जब संकट आते हैं, युद्ध के बादल मंडराते हैं, भारत के अंदर ऊर्जा का संकट खड़ा हो जाता है। आज हमने इस स्थिति में देश को ला दिया है कि हमने कोयले की निर्भरता खत्म कर दी है, हमने मिट्टी के तेल की निर्भरता खत्म कर दी है, लकड़ी की निर्भरता खत्म कर दी है। आज हम टोटली डिपेंड हो गए हैं एलपीजी गैस पे। और डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि इस संकट का क्या कोई हल भारत सरकार के पास नहीं है? हम पूरे जीवन इसी तरह इस संकट से जूझते रहेंगे या सरकार नाकाम हो गई है? मतलब इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या होना चाहिए? देखिए, दुनिया में जो भी जिम्मेदार सरकारें होती हैं, जिम्मेदार व्यक्ति होता है या जिम्मेदार परिवार होता है, वह अपने लिए संकट काल की वैकल्पिक व्यवस्था को बना कर रखता है। जी, एकदम। और अगर संकट काल की वैकल्पिक व्यवस्था को हम नहीं बना रहे हैं और उसको लगातार झूठ बोलकर और कहा जाए कि इस तरह से लोगों से वादा खिलाफी करके और इस तरह की ढेर सारी ऐसी बातें करके, हवाई बातें करके अगर हम उसको हल निकालना चाह रहे हों, तो इससे स्थिति और खराब हो जाती है। हमने इतनी निर्भरता बनाई गैस पर, जैसे लग रहा था कि गैस ही हमारे लिए स्रोत है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, कोई उस पर संकट नहीं आने वाला है। उज्ज्वला गैस योजना हम दे रहे हैं, तो धूप रहित गाँव दे रहे हैं, तो ऑनलाइन सबको हम गैस दे रहे हैं, और उसके विकल्प में कोई प्लानिंग इनके पास नहीं है फिलहाल। नहीं, एकदम नहीं, दिख नहीं रहा। जैसे पहले सोलर से रसोई पकाने की एक व्यवस्था होती थी, बायोगैस का प्लांट, बायोगैस के प्लांट लगते थे, और बायोगैस के प्लांट में इतनी खूबियत थी कि वो भी गैस ही उससे निकलता। उससे हम गाय भी पालते थे, खेती भी करते थे, और उससे गैस निकलता था, उससे हम भोजन बनाते थे, उससे लाइट जलाते थे। लेकिन उस व्यवस्था को हमने बचपन में देखा था तमाम जगहों पर। आज वो व्यवस्था पूरी तरह खारिज है और कहीं गोबर गैस प्लांट बनता हुआ, उसको विकसित होता हुआ नहीं देखा गया है। उसके साथ एक बड़ा सर्किल था, उसमें गाय पालन, उसके अलावा चारा पैदा करना, उसके अलावा गैस पैदा करना, तो एक आत्मनिर्भर था सर्किल था वो, उसको भी हमने खत्म कर दिया। लकड़ी की व्यवस्था जो थी उसको हमने इतना उत्साहित किया कि लकड़ी का कोई पूछने वाला नहीं रह गया है। लकड़ी से सब उस पर निर्भर होते चले गए और आप उसका रेट भी बढ़ाते चले गए। तो आज जो संकट है, यह कोई आकस्मिक सा मामला नहीं है, ऐसा कभी भी हो सकता है, किन्हीं कारणों से हो सकता है। दुनिया भर में इतने तनाव हैं, और आज जो कंपनियां हैं या जो विकसित देश हैं, व्यापारिक टकराटे हैं, उन टकराटों में कहीं भी कोई भी हलचल हो सकती है। हम देख रहे थे कि अफगानिस्तान में जब लड़ाई लगी, तो अफगानिस्तान में गैस पाइपलाइन को भारत में आने से रोकने के लिए कोशिश अमेरिका ने अफगानिस्तान के युद्ध को छेड़ा था। जो गैस पाइपलाइन जो ईरान से हमारे यहाँ आ सकती थी, वो न आने पाए। तो अभी एक युद्ध जो था वो ऊर्जा के संकट वाला ही युद्ध था, उसने भी हमको कमजोर बनाया। फिर हमसे कहा गया कि रूस से आप नहीं मिलेंगे, उससे नहीं मिलेंगे, तमाम तरह के। तो हम देख रहे हैं कि हम अपनी इतनी कमजोर स्थिति में हैं कि हमारा विदेश मंत्री जो है वो कहता है कि चीन हमसे मजबूत है, हम उससे बात नहीं करेंगे। कैसे हम उससे लड़ सकते हैं? तो जो मजबूत है उससे आप टकरा नहीं सकते हैं। तो आप कमजोर हैं, तो आपको अपने ढेर सारे संसाधन इस तरह के बना के रखने चाहिए कि उस खराब स्थिति में आप स्टैंड कर सकें। हमने इधर देखा है कि सोलर सरकार ने बहुत चिल्लाया है कि हम सोलर, विंड सोलर, सन सोलर, तमाम सोलर की व्यवस्था कराएंगे, इससे हम अपने ऊर्जा संकट पर नियंत्रण पा सकें। लेकिन वो भी हमको दिख रहा है कि 2014 के बाद इनका प्रोजेक्ट हाथी का दांत साबित हुआ। कोई उसमें कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी सरकार के अंदर दिख रही है। आपने सब्सिडी दे दिया, और सब्सिडी का कोई मतलब नहीं है। उससे सस्ता तो अगर आप लगवाना चाहते हैं तो सोलर आप लगवा सकते हैं, तो सब्सिडी तो दिखावा हो गई। तो सरकार भी नहीं चाहती है क्या? ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि सरकार भी नहीं चाहती है कि आप सोलर पे काम कर पाए, सोलर भारत आत्मनिर्भर हो पाए? अब देखिए, मिट्टी का तेल आया हुआ है, अब पता चल रहा है कि इनके पास जो डिपो बनाए गए थे जिसपे वो स्टोर किया जाए, वो भी खत्म कर दिया गया है। शहरों में एक जोन घोषित कर दिया गया कि आप धुआं नहीं निकाल सकते हैं, आप यहाँ कोयला नहीं जला सकते हैं। तो आखिर ये देश चलेगा कैसे? संकट तो देश के सामने ये है कि भोजन कैसे मिलेगी? ये सारे क्षेत्रों में प्रदेश और गांव और नगर की जो समितियां हैं,
इन सारे की जिम्मेदारी होती रही है कि वो इन ढेर सारी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे। अब आपने सारी व्यवस्था केंद्रीकृत कर दी है और आपका केंद्र जो है वो दूसरे देशों पर निर्भर है। अब आज स्थिति आप देख लीजिए कि जल जीवन मिशन एक योजना है, वो पूरे देश भर की योजना एक साथ लागू की गई। ऐसा नहीं है कि एक प्रदेश में लागू की गई होती या कुछ जिलों में लागू की गई होती, वहाँ कामयाब हो गई होती तो आप दूसरे जगह ले गए होते, और पूरे देश भर में वह सफेद हाथी बनकर रह गया है। आप स्वच्छ पानी देने की बात कर रहे थे, लेकिन वह लूट और कमीशन और ठेकेदार कल्याण योजना बन करके रह गया है। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसका सीधा लाभ जनता को नहीं मिल रहा है, बल्कि जनता के संपत्ति का बंटवारा हो रहा है उन ठेकेदारों और मुनाफाखोर लोगों में, और सरकार तक वो पहुंच रहा है। तो आज स्थिति यह है कि जनता के प्रति जवाबदेह सरकार नहीं हमारे पास है, इसलिए हम इस संकट से जूझ रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं भक्ति काल चल रहा है जिसमें सरकार को जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता। ये कुदरती जिम्मेदारी मान के और ईश्वरीय देन मान के हम शांत हो सकते हैं। भारतीय जनता इतनी नोबल है, इतनी सारे संकट के समय हम भगवान पर ही निर्भर। जी, कोरोना में भी देखा गया जब भगवान पर निर्भर थे, कोरोना पर भी निर्भर थे, तो हम पीपल के पेड़ के नीचे और बरगद के पेड़ के नीचे सो के ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे थे। तो मतलब भारत, अच्छा, कोरोना काल में इतने लंबे समय में इन्होंने गैस वहाँ जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं की, और उसके बाद भी इन्होंने व्यवस्था नहीं की। दूसरा राउंड आया, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं की। तो किसी भी चीज से सबक लेने के लिए तैयार नहीं। ये जानते हैं कि इनका एक अल्पमत है, एक थोड़ा सा इनका अभिजात वर्ग है, उसके भर का इंतजाम इनके पास है। अच्छा, ऐसा नहीं है एलीट क्लास की व्यवस्था है। एलीट क्लास की शासक वर्ग के लोगों के लिए इनके पास मुकम्मल व्यवस्था है। उनके पास 7वें वेतन आयोग की तनख्वाह है, उनके पास बीमा है, और उनको विदेशों तक जाकर के पढ़ने और दवा कराने की सुविधा है। आम जनता जो किसान मजदूर है या छात्र है या जो साधारण काम करने वाला आदमी है, जो उत्पादक है यहाँ का, उत्पादक का अगर सम्मान नहीं होगा इस देश में, तो यह देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और सबसे कम सम्मान यहाँ कहा जाए कि सम्मान क्या कहा जाए कि पीड़ित किया जा रहा है जो उत्पादक वर्ग है। और दुनिया में जो भी उत्पादक हैं सिर्फ वही आत्मनिर्भर हो पाए हैं, बिना उत्पादन किए आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। आज हमारे सामने गैस का जो संकट है, इसे गैस पारंपरिक कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं रहा है हमारे यहाँ, और जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत रहे हैं उन पर हमको निर्भर होना चाहिए। सूरज हर जगह चमकता है, और आप हम लोग बचपन में भोजन बनाए हैं, सूरज की रोशनी में आप ले जाते हैं, और ये देती थी, सरकार ही देती थी उसके लिए। अभी आपने कहा जो कि गैस बायोगैस था, गोबर गैस था, उसका इंतजाम हमने देखा है, चलते हुए देखा है। बरहज में मुहाव गाँव है, वहाँ मैंने देखा कि आधे गांव में देखा मैंने जाके सबके यहाँ गोबर गैस के चूल्हे जल रहे थे और भोजन बन रहा था, लाइट जल रही थी। मैंने कहा यह हर जगह व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उससे उनको लगता है कि इससे कारपोरेट का विकास नहीं होगा, इससे गांव का विकास होगा, इससे खेती का विकास होगा, इससे पशुपालन का विकास होगा, इससे गांव आत्मनिर्भर होंगे। वह आत्मनिर्भर हमें नहीं रहने देना चाहते। वह हर आदमी को पर निर्भर बनाना चाहते हैं, कारपोरेट निर्भर बनाना चाहते हैं, और कारपोरेट से शेयर में हिस्सेदारी है सरकार की, जो बड़े पैमाने पर उनसे चंदे ले रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर लाभ देने के लिए जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, उन स्रोतों को खारिज करके और हमको उस कारपोरेट पर निर्भर बनाया जा रहा है। एकदम। तो ये एक बड़ी सी हम अगर सरकार चाहती, इच्छा शक्ति होती, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा फरकाट करके बदलाव करके अलग अलग गांव के ऊर्जा संकट को गांव की माटी से जोड़ देती और शहर के लिए व्यवस्था करती, तो शायद इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आता। चलिए ठीक है, आज हमारी बात डॉक्टर साहब से भारत के ऊर्जा संकट पे हो रही थी। हम इसी तरह आपके साथ आते रहेंगे हर रविवार। नमस्कार।